नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई कहानी अंतिम प्यार से का संक्षिप्त रूप सुनाने जा रही हूँ। आर्ट स्कूल के प्रोफेसर मनमोहन बाबू घर बैठे मित्रों के साथ मनोरंजन कर रहे थे। ठीक उसी समय योगेश बाबू ने कमरे में प्रवेश किया। योगेश बाबू अच्छे चित्रकार थे। उन्होंने अभी थोड़े समय पूर्व ही स्कूल छोड़ा था। उन्हें देखकर एक व्यक्ति ने कहा, योगेश बाबू, नरेंद्र क्या कहता है, आपने सुना कुछ? योगेश बाबू ने आराम कुर्सी पर बैठकर पहले तो एक लंबी सांस ली, पश्चात बोले, क्या कहता है? नरेंद्र कहता है बंग प्रांत में उसकी कोटि का कोई भी चित्रकार इस समय नहीं है। ठीक है, अभी कल का छोकरा है ना, हम लोग तो जैसे आज तक घास छीलते रहे, झुंझलाकर योगेश बाबू ने कहा। जो लड़का बातें कर रहा था उसने कहा, केवल यही नहीं, नरेंद्र आपको भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। योगेश बाबू ने उपेक्षित भाव से कहा, क्यों, कोई अपराध? वह कहता है आप आदर्श का ध्यान रखकर चित्र नहीं बनाते। तो किस दृष्टिकोण से बनाता हूँ? दृष्टिकोण? रुपए के लिए। योगेश ने एक आंख बंद करके कहा, व्यर्थ। कमरे में जो लड़के थे योगेश बाबू को क्रोधित देखकर उनके सामने ही मुंह बंद करके हंस रहे थे। तभी मास्टर साहब के साथ नरेंद्र भी कमरे में आ गया। योगेश ने एक बार नरेंद्र की ओर वक्र दृष्टि से देखकर मनमोहन बाबू से कहा, महाशय, नरेंद्र मेरे विषय में क्या कहता है? मनमोहन बाबू जानते थे कि उन दोनों की लगती है, अतएव वह बात को संभालते मुस्कुराते से बोले, योगेश बाबू, नरेंद्र क्या कहता है? नरेंद्र कहता है कि मैं रुपए के दृष्टिकोण से चित्र बनाता हूँ, मेरा कोई आदर्श नहीं। मनमोहन बाबू ने पूछा, क्यों नरेंद्र? नरेंद्र अब तक मौन खड़ा था। अब किसी प्रकार आगे आकर बोला, हाँ कहता हूँ, मेरी यही सम्मति है। योगेश बाबू ने मुंह बनाकर कहा, बड़े सम्मति देने वाले आए, छोटे मुंह बड़ी बात, अभी कल का छोकरा और इतनी बड़ी बड़ी बातें। योगेश बाबू ने कहा, हाँ नरेंद्र, तुम यह कहते हो कि बंग प्रांत में तुम्हारी टक्कर का कोई चित्रकार नहीं है। नरेंद्र ने कहा, आपने कैसे जाना? तुम्हारे मित्रों ने कहा। मैं यह नहीं कहता, तब भी इतना अवश्य कहूंगा कि मेरी तरह हृदय रक्त पीकर बंगाल में कोई चित्र नहीं बनाता। इसका प्रमाण? नरेंद्र ने आवेशमय स्वर में कहा, प्रमाण की क्या आवश्यकता है? मेरा अपना यही विचार है, तुम्हारा विचार असत्य है। नरेंद्र बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति था। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मनमोहन बाबू ने इस अप्रिय वार्तालाप को बंद करने के लिए कहा, नरेंद्र, इस बार प्रदर्शनी के लिए तुम चित्र बनाओगे ना? नरेंद्र ने कहा, विचार तो है, देखूंगा तुम्हारा चित्र कैसा रहता है। नरेंद्र ने श्रद्धा भाव से उनकी पग धूली लेकर कहा, जिसके गुरु आप हैं उसे क्या चिंता, देखना सर्वोत्तम रहेगा। योगेश बाबू ने कहा, राम से पहले रामायण, पहले चित्र बनाओ फिर कहना। नरेंद्र ने मुंह फेरकर योगेश बाबू की ओर देखा, कहा कुछ भी नहीं, किंतु मौन भाव और उपेक्षा ने बातों से कहीं अधिक योगेश के हृदय को ठेस पहुंचाई। नरेंद्र धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। एक विद्यार्थी ने कहा, प्रोफेसर साहब, नरेंद्र में किसी सीमा तक विक्षिप्तता की झलक दिखाई देती है। मनमोहन बाबू ने कहा, हाँ मैं भी मानता हूँ, जो व्यक्ति अपने घाव अच्छी तरह प्रकट करने में सफल हो जाता है उसे सर्वसाधारण किसी सीमा तक विक्षिप्त समझते हैं, किंतु इसी विक्षिप्तता के कारण तो एक दिन अमर कलाकार कहलाए गए हैं। योगेश बाबू आंखें बंद करके सोचने लगे, जैसे गुरु वैसे चेले, दोनों के दोनों पागल हैं। एक दिन नरेंद्र को ध्यान आया कि इस बार प्रदर्शनी में जैसे भी हो अपना एक चित्र भेजना चाहिए। कमरे की दीवार पर उसके हाथ के कितने ही चित्र लगे हुए थे, परंतु आज उन चित्रों की रेखाओं और रंगों ने उसे अपनी ओर आकर्षित ना किया। उसके हृदय में बार बार यही विचार आने लगा कि इतने दिनों उसने केवल बच्चों का खेल किया है, केवल कागज के टुकड़ों पर रंग पोता है। इतने दिनों से उसने जो कुछ रेखाएं कागज पर खींची थी वे सब उसके हृदय को अपनी ओर आकर्षित ना कर सकी, क्योंकि उसके विचार पहले की अपेक्षा बहुत उच्च थे। उच्च ही नहीं बल्कि बहुत उच्चतम होकर चील की भांति आकाश में मंडराना चाहते थे। उसने निश्चय कर लिया कि इस बार ऐसा चित्र बनाएगा जिससे उसका नाम अमर हो जाए। वह इस वास्तविकता को सबके दिलों में बिठा देना चाहता था कि उसकी अनुभूति बचपन की अनुभूति नहीं है। रात बहुत हो चुकी थी। अमावस की अंधेरी में आकाश परलोक की भांति धुंधला प्रतीत होता था। नरेंद्र कुछ खोया खोया सा पागलों की भांति उसी ओर ताकता रहा। बाहर से रसोई ने द्वार खटखटाकर कहा, बाबूजी। चौंक कर नरेंद्र ने पूछा, कौन है? बाबूजी, भोजन तैयार है, चलिए।
झुंझलाते हुए नरेंद्र ने कटु स्वर में कहा, मुझे तंग न करो, जाओ, मैं इस समय कुछ न खाऊंगा। कुछ थोड़ा सा? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। और निराश मन रसोइया भारी कदमों से वापस लौट गया और नरेंद्र ने अपने को चिंतन सागर में डुबो दिया। 1 सप्ताह बीत गया। इस सप्ताह में नरेंद्र ने घर से बाहर कदम न निकाला। घर में बैठा सोचता रहता, किसी न किसी मंत्र से तो साधना की देवी अपनी कला दिखलाएगी ही। इससे पूर्व किसी चित्र के लिए उसे विचार प्राप्ति में देर न लगती थी, परंतु इस बार किसी तरह भी उसे कोई बात न सूझी। जो जो दिन व्यतीत हो रहे थे वह निराश होता चला जाता था। प्रातः काल नरेंद्र मौन बैठा था कि मनमोहन बाबू के द्वारपाल ने आकर उसे एक पत्र दिया। उसने उसे खोलकर देखा। प्रोफेसर साहब ने उसमें लिखा था, प्रिय नरेंद्र, प्रदर्शनी होने में अब अधिक दिन शेष नहीं है। 1 सप्ताह के अंदर यदि चित्र न आया तो ठीक नहीं। लिखना तुम्हारी क्या प्रगति हुई है और तुम्हारा चित्र कितना बन गया है। योगेश बाबू ने चित्र चित्रित कर दिया है, मैंने देखा है, सुंदर है, परंतु मुझे तुमसे और भी अच्छे चित्र की आशा है। तुमसे अधिक प्रिय मुझे और कोई नहीं। आशीर्वाद देता हूँ तुम अपने गुरु की लाज रख सको। इतना ध्यान रखना, इस प्रदर्शनी में यदि तुम्हारा चित्र अच्छा रहा तो तुम्हारी ख्याति में कोई बाधा न रहेगी। तुम्हारा परिश्रम सफल हो, यही कामना है। मनमोहन। पत्र पढ़कर नरेंद्र और भी व्याकुल हुआ। केवल 1 सप्ताह शेष है। अभी तक उसके मस्तिष्क में चित्र के विषय में कोई विचार नहीं आया। खेद है, अब क्या करेगा। उसने तो सोचा था कि अमर कलाकार बन जाऊंगा, परंतु वाह रे दुर्भाग्य। अपनी अयोग्यता पर नरेंद्र की आंखों में आंसू भर आए। रोगी की रात जैसे आंखों में निकल जाती है, उसकी वह रात वैसे ही समाप्त हुई। नरेंद्र को इसका तनिक भी नहीं पता हुआ। इधर वह कई दिनों से चित्रशाला में ही सोया था। नरेंद्र के मुख पर जागरण के चिन्ह थे। उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई और शीघ्रता से उसका हाथ पकड़कर बोली, अजी बच्चे को क्या हो गया है, आकर देखो तो। नरेंद्र ने पूछा, क्या हुआ। पत्नी लीला हाफते हुए बोली, शायद हैजा। इस प्रकार खड़े न रहो, बच्चा बिल्कुल अचेत पड़ा है। बहुत ही अनमने मन से नरेंद्र शयन कक्ष प्रविष्ट हुआ। बच्चा बिस्तर से लगा पड़ा था। पलंग के चारों ओर भयानक रोग के चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे थे। लीला ने कहा, इस तरह खड़े न रहो, जाओ डॉक्टर को बुला लाओ। माँ की आवाज़ सुनकर बच्चे ने आंखें मली। भर्राई हुई आवाज़ में बोला, माँ, ओ माँ। मेरे लाल, मेरी पूंजी, क्या कह रहा है। कहते कहते लीला ने दोनों हाथों से बच्चे को अपनी गोद में चिपटा लिया। माँ के वक्ष पर सिर रखकर बच्चा फिर पड़ा रहा। नरेंद्र के नेत्र सजल हो गए। मैं बच्चे की ओर देखता रहा। लीला ने उपालंभ्य भरे स्वर में कहा, अभी तक डॉक्टर को बुलाने नहीं गए। नरेंद्र ने दबी आवाज में कहा, डॉक्टर। पति की आवाज का अस्वाभाविक स्वर सुनकर लीला ने चकित होते हुए कहा, क्या। कुछ नहीं, जाओ डॉक्टर को बुला लाओ, अभी जाता हूँ। नरेंद्र घर से बाहर निकला। घर का द्वार बंद हुआ। लीला ने आश्चर्यचकित होकर सुना कि उसके पति ने बाहर से द्वार की जंजीर खींच ली और वह सोचती रही, यह क्या। नरेंद्र चित्रशाला में प्रविष्ट होकर एक कुर्सी पर बैठ गया। दोनों हाथों से मुंह ढांपकर वह सोचने लगा। उसकी दशा देखकर ऐसे लगता था कि वह किसी तीव्र आत्मिक पीड़ा से पीड़ित है। चारों ओर गहरे सूनेपन का राज्य था। सहसा नरेंद्र उठ खड़ा हुआ। संज्ञाहीन अवस्था में कहने लगा, क्या करूं, ऐसा आदर्श फिर न मिलेगा, परंतु वह तो मेरा पुत्र है। मैं कहते कहते रुक गया, मौन होकर सोचने लगा। सहसा मकान के अंदर से सनसनाते हुए बाण की भांति हाय की हृदय बोधक आवाज उसके कानों में पहुंची, मेरे लाल, तू कहाँ गया। जिस प्रकार चिल्ला टूट जाने से कमान सीधी हो जाती है, चिंता और व्याकुलता से नरेंद्र ठीक उसी तरह सीधा खड़ा हो गया। उसके मुख पर लाली का चिन्ह तक ना था। फिर कान लगाकर उसने आवाज सुनी। वह समझ गया कि बच्चा चल बसा। मन ही मन बोला, भगवान तुम साक्षी हो, मेरा कोई अपराध नहीं। इसके बाद वह अपने सिर के बालों को मुट्ठी में लेकर सोचने लगा। जैसे कुछ समय पश्चात ही मनुष्य निद्रा से चौंक उठता है, उसी प्रकार चौंक कर जल्दी जल्दी मेज पर से कागज, तुलिका और रंग आदि लेकर वह कमरे से बाहर निकल गया। शयन कक्ष के सामने एक खिड़की के समीप आकर वह अचकचा कर खड़ा हो गया। कुछ सुनाई देता है क्या? नहीं, सब खामोश है। उस खिड़की से कमरे का आंतरिक भाग दिखाई पड़ रहा था। झांक कर भय से थर थर कांपते हुए उसने देखा तो उसके शरीर में कांटे से चुभ गए। बिस्तर उलट पुलट हो रहा था। पुत्र से रिक्त गोद किए माँ वहीं पड़ी तड़प रही थी और इसके अतिरिक्त माँ कमरे में पृथ्वी पर लौटते हुए बच्चे के मृत शरीर को दोनों हाथों से वक्षस्थल के साथ चिपटाए, बाल बिखेरे, नेत्र विस्फारित किए, बच्चे के निर्जीव होठों को बार बार चूम रही थी।
नरेंद्र की दोनों आंखों में किसी ने 2 सलाखें चुभा दी हों। उसने होंठ चबाकर कठिनता से स्वयं को संभाला और उसके साथ ही कागज पर पहली रेखा खींची। उसके सामने कमरे के अंदर वही भयानक दृश्य उपस्थित था। संभवतः संसार के किसी अन्य चित्रकार ने ऐसा दृश्य सम्मुख रखकर तुलिका ना उठाई होगी। देखने में नरेंद्र के शरीर में कोई गति ना थी, परंतु उसके हृदय में कितनी वेदना थी, उसे कौन समझ सकता था। वह तो पिता था। नरेंद्र जल्दी जल्दी चित्र बनाने लगा। जीवन भर चित्र बनाने में इतनी जल्दी उसने कभी न की। उसकी उंगलियां किसी अज्ञात शक्ति से अपूर्व शक्ति प्राप्त कर चुकी थी। रूपरेखा बनाते हुए उसने सुना, बेटा, ओ बेटा, बेटा बातें करो, बात करो, जरा एक बार तो तुम देख तो लो। नरेंद्र ने असुफट स्वर में कहा, उफ, यह असहनीय है, और उसके हाथ से तुलिका छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। किंतु उसी समय तुलिका उठाकर वह पुनः चित्र बनाने लगा। रह रह कर लीला का क्रंदन रुंदन कानों में पहुंचकर हृदय को छेड़ता और रक्त की गति को मंद करता, और उसके हाथ स्थिर होकर उसी तुलिका की गति को रोक देते। इस प्रकार पल पल बीतने लगे। मुख्य द्वार से अंदर आने के लिए नौकरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था, परंतु नरेंद्र मानो इस समय विश्व और विश्वव्यापी कोलाहल से बहरा हो चुका था। वह कुछ भी न सुन सका। इस समय वह एक बार कमरे की ओर देखता और एक बार चित्र की ओर, बस रंग में तुलिका डुबोता और फिर कागज पर चला देता। वह पिता था, परंतु कमरे के अंदर पत्नी के हृदय से लिपटे हुए मृत बच्चे की याद भी वह धीरे धीरे भूलता जा रहा था। सहसा लीला ने उसे देख लिया। दौड़ती हुई खिड़की के समीप आकर दुखित स्वर में बोली, क्या डॉक्टर को बुलाया? जरा एक बार आकर देख तो लेते कि मेरा लाल जीवित है या नहीं। यह क्या चित्र बना रही हो? चौंक कर नरेंद्र ने लीला की ओर देखा। वह लड़खड़ा कर गिर रही थी। बाहर से द्वार खटखटाने और बार बार चिल्लाने पर भी जब कपाट ना खुले तो रसोइया और नौकर दोनों डर गए। वे अपना काम समाप्त करके प्रायः संध्या समय घर चले जाते थे और प्रातःकाल काम करने आ जाते थे। प्रतिदिन लीला या नरेंद्र दोनों में से कोई न कोई द्वार खोल देता था। आज चिल्लाने और खटखटाने पर भी द्वार ना खुला। इधर रह रहकर लीला की क्रंदन ध्वनि भी कानों में आ रही थी। उन लोगों ने मोहल्ले के कुछ व्यक्तियों को बुलाया। अंत में सबने सलाह करके द्वार तोड़ डाला। सब आश्चर्यचकित होकर मकान में घुसे। जीने से चढ़कर देखा कि दीवार का सहारा लिए दोनों हाथ जंघाओं पर रखे नरेंद्र सिर नीचा किए हुए बैठा है। उनके पैरों की आहट से नरेंद्र ने चौंक कर मुंह उठाया। उसके नेत्र रक्त की भांति लाल थे। थोड़ी देर पश्चात वह ठहाका मारकर हंसने लगा और सामने लगे चित्र की ओर उंगली दिखाकर बोल उठा, डॉक्टर, डॉक्टर, मैं अमर हो गया। दिन बीतते गए। प्रदर्शनी आरंभ हो गई। प्रदर्शनी में देखने की कितनी ही वस्तुएं थी, परंतु दर्शक एक ही चित्र पर झुके पड़ते थे। चित्र छोटा सा था और अधूरा भी। नाम था अंतिम प्यार। चित्र में चित्रित किया हुआ था एक माँ बच्चे का मृत शरीर हृदय से लगाए अपने दिल के टुकड़े के चंदा से मुख को बार बार चूम रही है। शोक और चिंता में डूबी हुई माँ के मुख, नेत्र और शरीर में चित्रकार की तुलिका ने एक ऐसा सूक्ष्म और दर्दनाक चित्र चित्रित किया कि जो देखता उसी की आंखों से आंसू निकल पड़ते। चित्र की रेखाओं में इतनी अधिक सूक्ष्मता से दर्द भरा जा सकता है, यह बात इससे पहले किसी के ध्यान में न आई थी। इस दर्शक समूह में कितने ही चित्रकार थे। उनमें से एक ने कहा, देखिए योगेश बाबू, आप क्या कहते हैं? योगेश बाबू उस समय मौन धारण किए चित्र की ओर देख रहे थे। सहसा प्रश्न सुनकर एक आंख बंद करके बोले, यदि मुझे पहले से ज्ञात होता तो मैं नरेंद्र को अपना गुरु बनाता। दर्शकों ने धन्यवाद, साधुवाद और वाह की झड़ी लगा दी, परंतु किसी को भी मालूम न हुआ कि उस सज्जन पुरुष का मूल्य क्या है जिसने इस विचित्र चित्र को चित्रित किया है। किस प्रकार चित्र ने स्वयं को धूलि में मिलाकर रक्त से इस चित्र को रंगा है, उसकी यह दशा किसी को भी ज्ञात न हो सकी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर एक कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।